जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, मेरा वादा है आपसे कि इस 20 मिनट के सेशन में मैं आपको 200 से प्लस जानकारियां जरूर दूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखना। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस आईएएस को बिहार सरकार का मुख्य सचिव चुना गया है? आपके ऑप्शन है ए त्रिपुरारी शरण, बी आनंद शर्मा, सी अंशुल गर्ग और डी अंशुल गुप्ता। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में त्रिपुरारी शरण जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, इनको बिहार सरकार का मुख्य सचिव बनाया गया है। बिहार में नीतीश सरकार ने राज्य के 7 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया। इसी बीच सीनियर आईएएस त्रिपुरारी शरण को बिहार सरकार का मुख्य सचिव बनाया गया। दोस्तों याद रखें कि बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में नीतीश कुमार हैं, साथ ही यहाँ की राजधानी पटना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए मूल्यांकन नीति को जारी कर दी? आपके ऑप्शन है ए सीबीएसई, बी आईसीएसई, सी आईजीसीएसई और डी आईबी। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं के छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए मूल्यांकन नीति को जारी कर दिया है। इसके तहत स्कूल छात्रों को यूनिट टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक दे सकेंगे। साथ ही अगर दोस्तों हम सीबीएसई की तरफ नजर डालें, सीबीएसई की स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष मनोज आहूजा हैं, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। दोस्तों यह जानकारी बहुत अच्छे से याद रखें क्योंकि आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी चीन, सी यूनाइटेड किंगडम और डी जापान। तो दोस्तों याद रखें, सड़कों पर चालक रहित मतलब ड्राइवरलेस कारों की अनुमति देने वाला पहला देश यूनाइटेड किंगडम बना है। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम कम गति पर स्व ड्राइविंग वाहनों की उपयोग के लिए विनिमय की घोषणा करने वाला देश का पहला देश बन गया है विश्व का। साथ ही यूके की लगभग 40% कारों में 2035 तक स्व ड्राइविंग क्षमता होगी। इससे देश में 38,000 नौकरियों का सृजन होगा। ALKS की गति सीमा 37 मील प्रति घंटा निर्धारित की जानी है और ALKS एक एकल लेन में चलाए जाएंगे जो कि ड्राइवरलेस कारें होंगी। दोस्तों नजर डालेंगे अगर यूनाइटेड किंगडम की तरफ, तो यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है तथा यहाँ की राजधानी लंदन है, जो कि टेम्स नदी के तट पर स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किसने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजनाएं शुरू की हैं? आपके ऑप्शन हैं ए डीआरडीओ, बी सिडबी, सी एचडीएफसी और डी सेबी। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में सिडबी ने एमएसएमई के लिए SHWAS स्वास्थ्य और AROG आरोग्य ऋण योजनाएं शुरू की हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में आवश्यक वित्तीय सहायता के साथ एमएसएमई के लिए 2 ऋण उत्पाद लॉन्च किए हैं। ये 2 नई त्वरित ऋण वितरण योजनाएं एमएसएमई द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सांद्रता, ऑक्सीमीटर और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति से संबंधित उत्पादन और सेवाओं के लिए वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करेंगी। दोस्तों नजर डालेंगे सबसे पहले हम सिडबी के दोनों ऋण योजनाओं की तरफ, तो देखें कि SHWS जो कि कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ युद्ध में हेल्थ केयर क्षेत्र की सिडबी सहायता करेगी। और दोस्तों साथ ही आरोग्य की तरफ नजर डालेंगे तो यह कोविड-19 महामारी के दौरान पुनर्प्राप्ति और ऑर्गेनिक विकास के लिए एमएसएमई को सिडबी सहायता करेगी। दोस्तों नजर डालेंगे अगर सिडबी की तरफ, तो सिडबी के वर्तमान में CMD S रमन है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी तथा इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों यहाँ पूरे पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और अगर आपसे सिडबी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का फुल फॉर्म होता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में LIC किस स्तर पर है? आपके ऑप्शन है ए दूसरे, बी 5वें, सी 8वें
और डी 10वें। तो दोस्तों याद रखें, वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में LIC 10वें स्थान पर है। दोस्तों 2021 के लिए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की रिपोर्ट में राज्य के स्वामित्व वाली बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है। दोस्तों याद रखें, क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना। अगर आपसे विश्व की स्तर पर सबसे मूल्यवान कंपनी पूछे, LIC का नंबर तो 10वां है, लेकिन अगर सबसे मजबूत पूछे तो उसमें LIC का तीसरा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड में LIC किस स्तर पर है, तो आपको पता होना चाहिए तीसरे स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान और मजबूत बीमा ब्रांडों की पहचान करने के लिए लंदन स्थित ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस द्वारा वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और यह कहाँ स्थित है, तो लंदन में स्थित है, जो कि यूके की राजधानी है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान वैश्विक बीमा ब्रांड कौन है, तो पिंग एन इंश्योरेंस, जो कि चीन का एक इंश्योरेंस कंपनी है, पिंग एन इंश्योरेंस, यह विश्व की सबसे मूल्यवान वैश्विक बीमा ब्रांड कंपनी है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे मजबूत ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड कौन सा है, तो यह है पोस्ट इटालियन इटली की। साथ ही दोस्तों याद रखें कि अगर आपसे भारत की सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड पूछी जाए तो भी LIC, और अगर सबसे मूल्यवान वैश्विक भारतीय ब्रांड पूछा जाए तो भी आपको पता होना चाहिए LIC है। यहाँ भारतीय स्तर पर LIC दोनों में टॉप है, लेकिन वैश्विक स्तर पर मूल्यवान वैश्विक बीमा ब्रांड में LIC 10वें स्तर पर, जबकि मजबूत ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड में LIC तीसरे स्थान पर है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, एक्सिस बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है A राहुल देशमुख, B अमिताभ चौधरी, C अमिताभ नायर और D मुकेश सिंह। तो दोस्तों याद रखें, एक्सिस बैंक के MD और CEO अमिताभ चौधरी को चुना गया है। अमिताभ चौधरी को बैंक बोर्ड द्वारा 3 अधिक वर्षों के लिए निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। दोस्तों याद रखें कि आपसे पहले से भी अगर पूछा जाए कि पहले से एक्सिस बैंक के MD और CEO कौन है, तो अभी भी वर्तमान में अमिताभ चौधरी हैं और इनका कार्यकाल 3 सालों के लिए बढ़ाया गया है। इनका दूसरा 3 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2024 तक चलेगा। नजर डालेंगे दोस्तों एक्सिस बैंक की तरफ, तो एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। और इसके MD और CEO वर्तमान में अमिताभ चौधरी हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किसने जनजातीय लोगों के लिए नई परियोजना शुरू की है? आपके ऑप्शन है A ट्राइफेड, B फॉरफेड, C सावरकर और D जनजातीय विकास समिति। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में ट्राइफेड ने जनजातीय लोगों के लिए नई परियोजना शुरू की है। ट्राइफेड का अर्थ ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारत का जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ है। दोस्तों फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। इसके आगे देखें दोस्तों, तो ट्राइफेड ने भारत में आदिवासी परिवारों के लिए सतत आजीविका मतलब सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउस होल्ड्स इन इंडिया नामक एक सहयोगात्मक परियोजना के लिए द लिंक फंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर प्रवेश किया है। दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें यहाँ कि ट्राइफेड ने लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउस होल्ड्स इन इंडिया मतलब आदिवासी परिवारों के लिए सतत आजीविका के नाम से एक सहयोगात्मक परियोजना की शुरुआत की है। तो परियोजना का नाम आपको याद होना चाहिए कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउस होल्ड्स इन इंडिया। और यह किसके साथ समझौता किया है, तो द लिंक फंड के साथ इन्होंने समझौता किया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, चुनाव में किस पार्टी की विजय हुई है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक चीज मिसिंग है। पश्चिम बंगाल चुनावों में किस पार्टी की विजय हुई है, आपको यह बताना है। आपके ऑप्शंस है A TMC, B BJP, C कांग्रेस और D AAP। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में पश्चिम बंगाल चुनावों में TMC पार्टी की विजय हुई है। वर्ष 2021 में हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री चुनाव में TMC पार्टी की विजय हुई है। दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें, TMC पार्टी की वर्तमान अध्यक्ष और नेता ममता बनर्जी हैं, जो पहले से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी और अब आगे भी इनके ही चांसेस हैं। लेकिन इनकी पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में बहुत अच्छे से और एक तरफा 200+ सीटें हासिल करके चुनाव जीते हैं, विधानसभा चुनाव। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है,
3 मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों वीडियो अभी बहुत आगे जानी है, 12 क्वेश्चन है और अभी पूरा मसाला बाकी है वीडियो का, तो आप लोग प्लीज स्किप नहीं करना। आपके ऑप्शंस हैं ए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और डी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस। तो दोस्तों याद रखें कि 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व स्तर पर प्रेस की आज़ादी को सम्मान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया, जिसे विश्व प्रेस दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब यहाँ से एक पॉइंट आप यह भी याद कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व प्रेस दिवस मनाए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा, या इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व प्रेस दिवस का आयोजन किया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में एवं 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लिए निःशुल्क कोविड वैक्सीन टीकाकरण का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी दिल्ली, सी पंजाब और डी हरियाणा। तो दोस्तों याद रखें, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में एवं 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लिए निःशुल्क कोविड वैक्सीन टीकाकरण का शुभारंभ राजस्थान राज्य में किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री ने योजना की वेबसाइट chiranjeevi.rajasthan.gov.in का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों इसकी वेबसाइट का भी नाम याद रखें। अब नजर डालेंगे हम राजस्थान के नक्शे की तरफ। तो जैसे कि हम दोस्तों राजस्थान को देख सकते हैं कि यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से सीमा साझा करता है राजस्थान। साथ ही राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कलराज मिश्र तथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो यहाँ के 22वें मुख्यमंत्री हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए। दोस्तों हमने जैसे पड़ोसी राज्य देखे, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश से भी इसकी सीमाएं साझा होती हैं। अब दोस्तों नजर डालेंगे राजस्थान से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पर। तो सबसे पहले देखें राजस्थान में खास क्या है। तो राजस्थान की हम जैसे झीलें देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर सांभर झील, जयसमंद झील, पचभद्रा झील, राजसमंद झील, डीडवाना झील, बालसमंद झील, लुणकरसर झील, अनासागर झील और फलौदी झील। तो दोस्तों सबसे पहले तो समंद आप याद रख लें कि समंद जहां भी आता है वह राजस्थान में है। इसके बाद सांभर जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह भी राजस्थान में ही है। और साथ में आप यहां से बालसमंद के साथ लुणकरसर झील बहुत अच्छे से याद रख लें, क्योंकि यह पूछी जाती है। हम राजस्थान में बहने वाली नदियां देखें अगर, तो यहाँ की प्रमुख नदियां लूनी, बनास, काली सिंध और चंबल राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं। साथ ही अगर यहाँ के हम थार रेगिस्तान देखें, तो दोस्तों राजस्थान में स्थित थार रेगिस्तान, जो राजस्थान का लगभग 60% क्षेत्रफल घेरता है, को महान भारतीय रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। यह दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो आपको पता होना चाहिए भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। साथ ही दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना कि थार रेगिस्तान राजस्थान का 60% क्षेत्रफल घेरता है। राजस्थान में स्थित हम वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इससे पहले हम भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते थे, किसे? केवलादेव को। तो अब केवलादेव पहले क्या था? इसका भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों, यह पूछा गया है और पूछा जाएगा कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो यहाँ से जो हम इंपॉर्टेंट देख सकते हैं वह रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का और कुंभलगढ़। यह चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम राजस्थान में बिजली संयंत्र देखें तो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जो कि राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, यह पॉइंट भी बहुत अच्छे से याद रखें। जवाहर सागर पन बिजली स्टेशन, जो कि चंबल नदी पर है, और माही बजाज सागर पन बिजली स्टेशन, यह आप बहुत अच्छे से याद रखें संयंत्र, क्योंकि यह पूछे जाएंगे और पूछे जाने के चांसेस हैं। दोस्तों आप अकेले इस पेज से चाहें तो कम से कम 20 से ज्यादा जानकारी याद रख सकते हैं, जो आपसे परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अब राजस्थान में स्थित हम शहरों के उपनाम देखें तो आपको जैसे पता ही होगा, गुलाबी शहर या पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है, जो कि राजस्थान की राजधानी है। साथ ही आप याद रखें कि राजस्थान के जैसलमेर को गोल्डन सिटी, राजस्थान के उदयपुर को 2-3 उपनामों से जाना जाता है। कैसे? सफेद शहर, झीलों का शहर और पूर्व का वेनिस, उदयपुर को कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इन तीनों में से कोई भी उपनाम देकर कि किस शहर को जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उदयपुर को। साथ ही ब्लू सिटी और सन सिटी जोधपुर को कहते हैं। तो यह भी दोनों आप उपनाम बहुत अच्छे से याद रखें जोधपुर के, कि ब्लू सिटी और सन सिटी जोधपुर को कहते हैं। नजर डालेंगे दोस्तों राजस्थान से जुड़े अन्य
महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य स्टार्ट करते हैं जो दोस्तों, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं, तो आपको यह मिस नहीं करना है और बहुत अच्छे से सुनना है कि अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित यूनेस्को विश्व हेरिटेज समिति के 43वें सत्र के दौरान भारत के गुलाबी शहर जयपुर को यूनेस्को की विश्व हेरिटेज सूची में शामिल कर लिया गया था। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि अगर भारत का जो जयपुर है यह यूनेस्को की विश्व हेरिटेज सूची में कब शामिल हुआ, कौन से सत्र में, तो 43वें सत्र में, विश्व हेरिटेज समिति के 43वें सत्र में। दोस्तों इसके आगे देखें कि दुनिया में अपनी सफेदी के लिए प्रसिद्ध राजस्थान के मकराना के मार्बल को ग्लोबल हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मकराना मार्बल कहाँ का है जो ग्लोबल हेरिटेज की सूची में शामिल है, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान। साथ ही दोस्तों याद रखें कि आरबीआई जयपुर में स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने वाला है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थापित करेगा, तो जयपुर में। मणिपुर के बाद राजस्थान उन्मादी भीड़ की हिंसा को लेकर कानून बनाने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें। राजस्थान जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो राजस्थान। राजस्थान के अलवर जिले के छोटे से गांव हिंसल की बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह बहुत अच्छे से पढ़ना, शायद परीक्षा की दृष्टिकोण से इसकी लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट हो, लेकिन इसके पीछे छुपी पूरी कहानी इस लाइन में है, इस पैराग्राफ में। बहुत ध्यान से सुने कि राजस्थान के अलवर जिले के छोटे से गांव हिंसल की पायल जांगेड़, ये नाम बहुत अच्छे से याद रख लें, पायल जांगेड़ को बाल विवाह और बाल श्रम के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर न्यूयॉर्क में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने चेंज मेकर अवार्ड से नवाजा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने चेंज मेकर अवार्ड से किसे नवाजा है, तो आपको पता होना चाहिए पायल जांगेड़ को, जो कि राजस्थान की रहने वाली है। पायल को यह सम्मान उसी कार्यक्रम में मिला जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि किसको हाल ही में ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि यह हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अन्य आगे देखेंगे दोस्तों, तो राजस्थान सरकार ने मैग्नीशियम कार्बोनेट, निकोटीन, तंबाकू और मिनरल ऑयल से बने पान मसाले और सुगंधित सुपारी के उत्पादन, भंडारण, वितरण, परिवहन, प्रदर्शन और बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है। दोस्तों यह प्रतिबंधित खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगाया गया है और महाराष्ट्र और बिहार के बाद यह प्रतिबंध लगाने वाला राजस्थान देश का तीसरा राज्य है। लास्ट लाइन फिर से इस पैराग्राफ की आपको इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, निकोटीन, तंबाकू और मिनरल ऑयल से बने पान मसालों पर सुगंधित सुपारी से उत्पादन, भंडारण और वितरण, परिवहन, प्रदर्शन और बिक्री को पर रोक लगाने वाला राजस्थान कौन सा राज्य है, तो तीसरा राज्य है। या पहला आपसे पूछा जाए तो पहला महाराष्ट्र, दूसरा बिहार और तीसरा राजस्थान। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। दोस्तों शायद मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन से हमने लगभग 50 पॉइंट्स कवर किए होंगे और आप लोगों को उसमें बोर ना होके मजा आया होगा, क्योंकि यह आपकी पूरी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। अब आपके ऑप्शन हैं ए जवागल श्रीनाथ, बी वेंकटेश प्रसाद, टी रविशंकर और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखें, टी रविशंकर को हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। वह केंद्रीय बैंक की अनुषंगिकी कंपनी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज के चेयरमैन थे। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि टी रविशंकर पहले कहां चेयरमैन थे, तो आपको पता होना चाहिए इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज के चेयरमैन थे कौन, टी रविशंकर। दोस्तों नजर डालेंगे आरबीआई की तरफ, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है तथा इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और एक और यहां से पॉइंट बहुत अच्छा है कि पहले गवर्नर कौन थे, अगर आपसे आरबीआई के पूछा जाए तो इसके पहले गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। दोस्तों साथ ही याद रखें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को बैंकर्स बैंक या बैंकों का बैंक कहा जाता है। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स शुरू किया है। आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात और डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स शुरू किया है। दोस्तों करनाल प्रशासन, जो कि हरियाणा का एक जिला है करनाल, तो करनाल प्रशासन ने कोविड-19 महामारी और ऑक्सीजन संकट के खिलाफ लड़ाई में अस्पतालों की सहायता के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की शुरुआत की है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की किस जिले में शुरुआत की गई है, तो आपको पता होना चाहिए करनाल में। इसका उद्देश्य कोविड रोगियों का इलाज करने वाले अस्पतालों को चिकित्सा
ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। नजर डालेंगे दोस्तों हरियाणा की तरफ, तो पहले जानकारी यहाँ से पढ़ना चालू करें। अगली स्लाइड पर हम हरियाणा का नक्शा देखेंगे। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं तथा मुख्यमंत्री यहाँ के वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर हैं। अब नजर डालेंगे हम हरियाणा के नक्शे की तरफ। तो जैसे हम देख सकते हैं हरियाणा को किया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब से और दिल्ली से यह अपनी सीमाएं साझा करता है। अब हरियाणा से जुड़े पूरे तथ्य देखेंगे दोस्तों। तो हरियाणा के सबसे पहले हम पड़ोसी राज्य देखें, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमाएं साझा करता है। नजर डालें दोस्तों एक झील, तो यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण झील है एक दमदमा झील, जो पूछी जाती है तो आप याद रखें। अब हम वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें अगर हरियाणा के, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान और खपर बासा वन्य जीव अभ्यारण्य, जिनमें से आप सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान पर डबल स्टार लगा लें, क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं, पूछे जाएंगे। अब आगे देखेंगे हम हरियाणा से जुड़े अन्य तथ्य जो करंट में ही है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा की कृषि, अगर आपसे यहाँ से यह क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना किस राज्य की है, तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा। हरियाणा के कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, एक पॉइंट यह भी हो सकता है आपको याद करने के लिए, ने पंचकुला हरियाणा में किसानों के लिए कृषि कियोस्क लॉन्च किया। अब अगर आपसे पूछा जाए कृषि कियोस्क किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो आपको यहां से भी याद होना चाहिए हरियाणा। अब आगे देखेंगे दोस्तों कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के लिए उनकी भूमि और फसल से संबंधित विवरणों की स्व रिपोर्टिंग करने के लिए राज्य सरकार की योजना से सीधे लाभ उठाने के लिए किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा, अब इसका भी इस नाम का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल किस राज्य में, हरियाणा राज्य में लॉन्च किया गया है। इसकी अगर हम वेबसाइट देखें तो http://www.fasalhry.hry.in है दोस्तों। अब यहाँ से आगे देखेंगे अगर हरियाणा से जुड़े, हरियाणा का क्या पहला है, तो भारत के पहले मतदाता पार्क का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ, हरियाणा में। यह बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है। हरियाणा ने कवच आतंकवाद विरोधी बल शुरू किया। साथ ही हरियाणा को स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2018 के तहत सर्वोच्च राज्य का पुरस्कार मिला। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि पूरी डिटेल्स छांट छांट कर डालते हैं कि जो आपके परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो पूरी डिटेल से याद रखना। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी जहां से आप डिटेल से नोट कर सकते हैं और अच्छे से अभी सुनते चलें। हरियाणा के सोनीपत जिले के राई में राज्य का पहला और देश का तीसरा खेल विश्वविद्यालय खोला बनेगा। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें, देश का तीसरा होगा और राज्य का पहला होगा कहां, जो हरियाणा के सोनीपत में। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में 12 करोड़ रुपए, देश का पहला सोलर आधारित हाईटेक ग्रीन हाउस सिस्टम तैयार हो रहा है। अब यह पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखें कि अगर देश का पहला सोलर आधारित हाईटेक ग्रीन हाउस सिस्टम तैयार कहाँ हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, जो कि हिसार हरियाणा में स्थित है, और इसकी लागत क्या है, 12 करोड़ रुपए। दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका एक भी सेकंड नहीं लिया है और 22 मिनट के सेशन में आपको लगभग मैं 200 से 250 जानकारी दे चुका हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों साथ ही अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।